नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर संडे को RWA के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आज भी हम RWA के दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों को परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्या संभव है। हमें ऑप्शन ये दिए हैं, ठीक है ना। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम 2 अंकों वाली एक संख्या मान लेंगे XY। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगी 10x + y। अब इसके अंक जो आपस में चेंज कर दिए जाते तो ये byx हो जाएगी। इसको लिखें, क्या लिख सकते हैं हम, 10y + x। अब इन दोनों का अंतर देखना, तो 10x में से x गया, कितना बचेगा, 9x बचेगा। और ऐसे ही 10y, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा। यानी पहली वाली संख्या में से जब हम दूसरी वाली संख्या को रिड्यूस करेंगे तो कितना, 10x में से x आएगा, कितना बचेगा, 9x। और ये y प्लस करेगा, ये माइनस के 10y हो जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा। इनका अंतर हमें कितना दिया, 54। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना आ जाएगा हमारा, 6। 9 कॉमन लेके हम 54 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो संख्या के अंकों का अंतर हमारा कितना है, 6। और हमसे पूछिए ऐसी कितनी संख्या संभव है। तो हम देखते हैं, जो हमारे अंक हो जाएगा वो 9,2 हो जाएगा, 9,3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 8,2, और जो अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 7,1। यानी कि वो अंक हमारे क्या, 9,1 से बनेगी संख्या हमारी 93 और 39। इनके बीच में अंतर हमारा कितना आएगा, 54 का आएगा। इससे बनेंगे 82 और 28। इसमें भी अंतर हमारा कितना आएगा, 54 का। इससे बनेंगे 71 और 17। इन सब के बीच में अंतर कितने का आएगा, 54। तो ऐसी हमारी कितनी संख्या संभव है, 3 संख्या संभव है। और इन दोनों के अंकों के बीच अंतर कितना होगा, 6। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नंबर 2, 3 अंकों वाली ऐसी संख्या का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हो। ऑप्शन दिए हुए 444, 555, 666 और 770। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसके सभी अंक समान वो हमारी क्या, 111 है। दूसरी कितनी हो जाएगी, 222। तीसरी कितनी हो जाएगी, 333। ऐसे चौथी जो सबसे लास्ट वाली होगी कितनी हो जाएगी, 999 हो जाएगी। सब में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 111 कॉमन ले लेंगे। यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर। तो ये 111 तो हमारे कॉमन, इनको ऐड करें, 3 और 3 6 कितने हो जाएंगे, 6, 6 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने, 21, 21 और 7 28, 28 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे, 36, 36 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 45। तो 111 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 45 का। इनका सम कितना है, 45। टोटल हमारी संख्या कितनी है, ये है 111 है। टोटल संख्या हमारी कितनी है, 9। तो 9 से हम डिवाइड कर दें, 9 × 45। यानी इनका औसत कितना हो जाएगा, 555। 555। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी तरीके से हम कैसे देख सकते थे, यहाँ पे कितनी आएगी हमारी, 444 आएगी। और 5वीं संख्या क्या आएगी, 555 ही आएगी। तो ठीक है, मिडिल वाली संख्या हमारी इसमें क्या औसत है, तो 555 में ऐसे भी हम करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि पीछे भी 4 बचेंगी और आगे भी 4 बचेंगी। तो औसत हमारा कितना है, 555। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्षाकालीन दिन में 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। 2 तथा 5 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली वर्षा के जल का आयतन मीटर क्यूब में कितना है। हमें ऑप्शन दिए 1250, 750, 1350 और 1750। RWA के मॉक टेस्ट में इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है और यहाँ पर वर्ग मीटर लिखा है, जबकि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मीटर क्यूब होगा और यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में हमारे 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 2.5 हेक्टेयर दे रखा है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 मीटर स्क्वायर। और ये वर्षा जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, हाइट हमारी कितनी दे रखी है, वो देखिए 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻⁻2 मीटर। जो हमारा आयतन बनेगा वो कैसा बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। ऊपर हमारा एरिया होगा, ये किसी खेत का एरिया, और ये हमारी क्या हाइट जो हमें दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो आसानी से हम इसका आयतन कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25,000 और मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁻2, क्योंकि ये वाला हमें दे रखा है 25,000 और ये हाइट से जैसे ही मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 250 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, यानी 1250 मीटर क्यूब। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नंबर 4, एक व्यक्ति ने 30,000 की धनराशि का कुछ भाग 12% वार्षिक और शेष 16% वार्षिक सावा ब्याज पर निवेशित किया।
3 वर्ष समाप्त होने पर कुल ब्याज 13,950 रुपये था। 12% वार्षिक और 16% वार्षिक पर धनराशि के बीच अनुपात क्या है? हमें ऑप्शन दिया है 1:7, 7:1, 3:2 और 4:5। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें ब्याज कितना मिला? 13,950 रुपये का। पी हमारा यानी ब्याज बराबर होता है PRT/100, यानी मूल राशि हमारी कितनी है? 30,000। आर हमें कितना कैलकुलेट कर लेंगे एक बार हम, और 100 यानी 3, टी हमारा कितना? 3, और अपन नीचे आ जाएगा 100, PRT/100। तो जीरो, इन दो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा 1395, और इधर बचेगा हमारा 30 मल्टीप्लाई 3 और आर। तो हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, 3 चौक 12 और 3 छः 18 और 3 15 है 1395 को जो हम कैंसिल आउट करेंगे किससे? 3 से, तो कितना? 465 बार। तो और ये 3 बचा, 3 से इससे कैंसिल आउट करें तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3 1 3, 3 6 15 और हाँ, और 3 6 15 यानी 155। तो 155 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10R, कि यहाँ पे जीरो बचा तो 10R। तो आर हमारी कितनी आ जाएगी? 15.5%। यानी कि ये धनराशि है 30,000 वाली धनराशि अगर 15.5% में 3 वर्ष के लिए दी जाती तो हमारा ब्याज कितना हो जाता? 13,950 रुपये। अब इसमें हम लगा देंगे एलिगेशन। हमें पूछा 12% और 16% का रेशियो पूछा है। इन दो अनुपात में हमें क्या राशि दी गई है? 12% में कुछ राशि दी गई, कुछ राशि हमें 16% पे दी गई है, और टोटल जो हमारा कॉमन वो कितना? 15.5। तो आसानी से हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। 15.5 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा? 3.5, और 16 से ये जाएगा 15.5 तो कितना आएगा? 0.5। डेसिमल से डेसिमल रिड्यूस करते हैं तो 5 से ये कटेगा 7 बार, तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा 1:7 आ जाएगा। यानी जो राशि हम 12% बता दी वो कितनी है? 1, और जो 16% पे दी गई वो कितनी है? 7। तो रेशियो हमारा आ जाएगा 1:7। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, एक अधिकारी किसी कार्य को 240 दिन में पूरा करवाने का दायित्व लेता है। वह 500 व्यक्तियों को 80 दिनों के लिए नियुक्त करता है और ये आधा कार्य पूरा कर लेते हैं। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 200 कर देता है जो 100 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद 10 दिन का अवकाश रहता है। कार्य पूरा करने हेतु अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए? ऑप्शन हमें दिए 400, 700, 500 और 300। ये क्वेश्चन जितनी इसकी बड़ी लैंग्वेज है इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। हमसे क्या बोला है? 240 दिन में कार्य कंप्लीट कराना है। 500 व्यक्ति कार्य कितने दिन तक करते हैं? 80 दिन तक, और वो आधा कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे हमें समझ में आ रहा है अगर 500 व्यक्ति 160 दिन तक कार्य करते हैं तो पूरा कार्य हमारा हो जाता है। तो कुल कार्य की हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 500 मल्टीप्लाई 160। क्लियर? अब जैसा उसने बोला वैसा हम करेंगे। 500 व्यक्तियों ने 80 दिन तक कार्य किया, तो 500 व्यक्ति और 80 दिन तक ये कार्य कर रहे हैं, प्लस 200 व्यक्तियों ने कितने दिन तक कार्य किया है? 100 दिन तक कार्य किया। उसके बाद क्या? 10 दिन का अवकाश रहता है। तो 80 दिन ये है, 100 यानी 180 दिन हो गए, और 10 दिन का अवकाश यानी 190 दिन हो गए। अब हमारे पास दिन बचे हैं 50, क्योंकि हमें कार्य जो है वो 240 दिन में कंप्लीट करना है। तो मान लेते हैं एक्स कार्य हमारा बचा हुआ है अभी भी, जो हमें 50 दिन में कंप्लीट करना है। एक्स कार्य बचा है जो 50 दिन में कंप्लीट करना है। ये दोनों कार्य की वैल्यू है तो आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 80,000 और ये हमारा हो जाएगा 40,000, और ये हो जाएगा हमारा 20,000 प्लस एक्स। तो 80,000 में से 40 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा हमारा? 60,000 को रिड्यूस कर देंगे तो बचा हुआ हमारा कार्य कितना आ जाएगा? 20,000। अब हमें 20,000 कार्य कंप्लीट कराना है 50 दिन में, तो हम मजदूर की संख्या कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ जो हमारे मैन होंगे यानी आदमी होंगे वो कैसे निकाल लेंगे? 20,000 में किसका भाग कर देंगे हम? 50 का। तो आराम से कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा? 520, यानी 400 व्यक्ति हमें रिक्वायर्ड होंगे। 400 व्यक्ति 50 दिन में उस 20,000 कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। और नंबर 6, यदि रोहित कंचों को कतारों में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है कि प्रत्येक कतार में 10, 16 और 24 कंचे हों और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो, तो उसके पास न्यूनतम कितने कंचे? हमें ऑप्शन दिया है 2700, 3600, 900 और 1600। यानी रोहित के पास कुछ कंचे हैं जिसको वो कतारों में व्यवस्थित कर रहा है, और प्रत्येक कतार में 10, 16 या 24 कंचे होने चाहिए। ठीक है, और वो जो उसके बाद न्यूनतम संख्या वो पूर्ण वर्ग भी हो। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 10 है, 10 के फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे? 2, 2 गुणा 5। 16 कितने हो जाएंगे? 2, 2 4, 2 8, 2 16, और फिर कितने? 24। 24 कितने हो जाएंगे? 2, 2 4, 2 8, 3 24। ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा?
2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 16, 16 3 48, और 48 पंजे कितना होता है हमारा, 48 पंजे होता है हमारा 240, यानी 240 इनका एलसीएम आ जाएगा। अगर हमसे न्यूनतम कंचे पूछे जाए तो कितना होता है 240, लेकिन उसने एक कंडीशन और ऐड कर दी है, जो संख्या हो पूर्ण वर्ग भी हो, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, एक ये हमारा ये तो बन रहा है, लेकिन ये एक हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये पेयर बन पाएंगे। फिर से ध्यान से देखेंगे, 2 के तो पेयर बन रहे थे, लेकिन 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कितना है 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नंबर हमारा कितना था 240, तो 240 हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो 15 चौक 60 की 0, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 3600। जब 240 में हम 15 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 3600, यानी उसके बाद न्यूनतम कितने कंचे होने चाहिए 3600 कंचे होने चाहिए, जो उसकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो कंडीशन क्या क्या 10, 16 और 24 की कतारों में भी अरेंज हो जाएंगे, और ये संख्या एक पूर्ण वर्ग भी है, यानी ये 60 का वर्ग है। और हमसे सिंपल ये पूछता है केवल न्यूनतम कंचे कितने हैं, तो कितने हो जाते हैं 240, लेकिन उसने एक कंडीशन ऐड कर दी है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो, इसलिए हमें 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पर पेयर बनाना था। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नंबर 7, किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें, यह दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है। ऑप्शन दिए 12%, 25%, 10% और 50%। ये क्वेश्चन पहले भी हमने आपको एक वीडियो में सॉल्व कराया है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। देखते हैं, अगर हम 12% लें तो इसकी पहली अगर 12%, दूसरी कितनी हो जाएगी 48, तो इनका हम सक्सेसिव इंक्रीजमेंट अगर निकालें, उसे क्या क्या पहली हमें ज्ञात करनी, तो पहले हम 12 मान लें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी 48 हो जाएगी, कि दूसरी हमारी 4 गुनी है, तो सक्सेसिव कितना हो जाएगा 12 + 48 और इन दोनों गुणा, ठीक है, 12 × 96 6 और 5 × 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 48 और 9 हो जाएगा 57, ठीक है, और यहाँ पर आएगा डेसिमल। तो ये हमारी क्या 150% नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा वेतन बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 2.5 गुना, यानी जो वृद्धि है नेट एक्यूरेट वो कितनी है 150% है, तो ये 150% नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं 25%, ठीक है ना, तो पहली अगर वृद्धि हमारी 25% और दूसरी हमारी कितनी हो जाएगी 100%, तो इसका सक्सेसिव इंक्रीजमेंट हम निकालते हैं, तो 25 + 100 और प्लस 25 का हमारा 100 करेंगे 2500, अपॉन में आता है नीचे 100, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीजमेंट। तो ये कितना ये आ जाएगा 150%, यानी जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट है। और आसान तरीके से ऑप्शन की वजह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सक्सेसिव इंक्रीजमेंट निकालने का हमारा तरीका क्या होता है, ए और बी दो हमारी वृद्धियाँ, तो कैसे करते हैं a + b + AB/100, तो आसानी से अगर 25 का पहली हमारी तो दूसरी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, तो दोनों का हम सक्सेसिव इंक्रीजमेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा 150, और भाई वो हमारा कह रहा है 100% वेतन था और बढ़ के वो कितना 2.5 गुना हुआ है, यानी उसमें जो वृद्धि हुई है वो 150% की हुई है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, एक रेलगाड़ी बिना विराम के 85 किलोमीटर/आवर की औसत चाल से और विराम के साथ 68 किलोमीटर/आवर की औसत चाल से चलती है। 1020 यानी 1020 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय आवर में यानी घंटे में कितना है। ऑप्शन दिए हैं 4, 3, 2 और 5। अगर रेलगाड़ी बिना विराम के चलती है तो कितने चल रही है 85 किलोमीटर की उसकी औसत चाल आ रही है, अगर विराम के साथ चली तो 68 की आ रही है। तो बिना विराम के लिया गया समय मान लेते हैं T1, तो T1 बना क्या आ जाए दूरी बटे चाल, दूरी हमारी 1020 है और चाल हमारी कितनी है 85, तो उसे 5 से काटेंगे तो 5 × 5 और 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 9 10 और 0 4 यानी 204, ठीक है। अब 17 से काटेंगे 17 × 17 और 17 दूनी 34 यानी आ जाएगा 12 घंटे। अगर ये रेलगाड़ी बिना रुके हुए चलती तो 1020 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे में तय कर लेगी। और विराम के साथ हम मान लेते समय लग रहा है T2, तो 1020 किलोमीटर चलेगी, 1020 किलोमीटर चलेगी। अब क्या चाल कितनी है 68 यानी 68, तो हम इसको देखते हैं 4 से काटेंगे तो 4 × 4 और 6 7 28 और यहाँ काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 17 से काटेंगे 17 × 17 बचे 7 17 × 85 ये हो जाएंगे 15 घंटे। यानी अगर रेलगाड़ी रुक रुक के चल रही है तो उसकी औसत चाल कितनी थी 68 और 68 से चलेगी तो 1020 किलोमीटर तय करने उसे लगेंगे 15 घंटे और बिना रुके हुए औसत चाल कितनी थी 85 और 85 चलेगी तो 12 घंटे लगेंगे। और इन्हीं का हमसे अंतर पूछा गया तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा 3 घंटे का, यानी उसका जो रुकने का समय है
विराम समय है वो कितना है 3 घंटे। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्र ने पेनों का एक डिब्बा 15 रुपये में 6 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए। इस सौदे में उसे 360 रुपये का लाभ हुआ। डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन हमें दिए 900, 800, 600 और 720। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। उसने जो बच्चे ने कितने 6 पेन खरीदे 15 रुपये की दर से, क्लियर। उसे 4 पेन बेचे 12 रुपये की दर से। तो पहले हमें पेनों की संख्या बराबर करनी है। तो इधर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इधर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 30, और जब 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 36। यानी कि उसने 12 पेन खरीदे हैं 30 रुपये में और 12 ही पेन बेचे हैं उसने 36 रुपये में। तो उसे कितने का लाभ हुआ? 6 रुपये का लाभ हुआ। और 6 रुपये का लाभ हमें कितना दे रखा? 360। उसे लाभ कितने हुआ? ऐसे हम देखें तो 6 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन उसने बोल कितने का? 360 का। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 60 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। और हमसे पेनों की संख्या पूछी, पेनों की संख्या है कितनी? 12। तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में। तो पेनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाएगी 720। यानी डिब्बे में पेन कितने थे? 720 पेन थे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 5 गुना और बी के 5 गुना का योग ए के 5 गुना और बी के 9 गुना के योग का 3/5 है। ए के 3 गुने और बी के 2 गुने के बीच का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन दिया 5:2, 2:5, 3:10 और 2:10। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ गुना का ही खेल है। अगर उसको हमने सही समझ लिया तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसने क्या बोला? दो संख्या ए भी इस प्रकार है, ए का 5 गुना तो 5a प्लस बी का 5 गुना, ठीक है, का योग ए के 5 गुना, यानी ए का कितना करना है? 5 गुना करना 5a, और बी के 9 गुना यानी 9b। इन दोनों के योग का कितना है? ये 3/5 है। तो ये एग्जैक्ट हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ए के 5 गुना प्लस बी के 5 गुने का योग ए के 5 गुने और बी के 9 गुने योग के 3/5 है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 के अंदर गुणा करें तो 25a प्लस 25b इक्वल टू यहाँ पे 15a आ जाएगा प्लस 27b आ जाएगा। तो 25a में से 15a यानी 15a घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 10a बचेगा। और ये 25b है और यहाँ 27b है तो कितना बचेगा? 2b बचेगा। तो a/b का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? है 2/10। तो ये कितना आ जाएगा? 1/5। a/b का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/5। और हमसे पूछा है a के 3 गुने, तो इससे ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, और b के 2 गुने नीचे कितना आ जाएगा? 10। a और b का एक्चुअल रेशियो क्या है? 1/5। और a का 3 गुना करना तो ऊपर 3 हो जाएगा, और b का हमें 2 गुना करना तो नीचे कितना हो जाएगा? 10। 2 गुने के बीच का अनुपात क्या होगा? ये अनुपात पूछा तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा? 3:10। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 11, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 85% ए और बी वस्तुएं खरीदने और व्यय किया और शेष राशि की बचत की। उसने वस्तु ए खरीदने में 3,110 रुपये और वस्तु बी खरीदने में 4,455 रुपये व्यय किए। उसकी बचत कितनी थी? हमें ऑप्शन दिए 1,725 रुपये, 935 रुपये, 1,475 रुपये और 1,335 रुपये। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। उसे आय का अपने 85%, 85% का मतलब क्या होता है? 17/20। तो आय मान लें तो उसकी x थी, इसका यानी 17/20, 85% उसने खर्च कर दिया दोनों वस्तुओं को खरीदने में। तो दोनों वस्तुओं का जो हमारा मूल्य है वो हम ऐड कर लेंगे। तो कितना है? 3,110 और कितना है? 4,455। तो 5, 6, 5 और 7 यानी 7,565 रुपये। दोनों वस्तुओं खरीदने में उसने कितना व्यय किया? 7,565 रुपये व्यय किए। और ये रुपये कितना है? उसकी जो आय है उसका 85% है। तो हम यहाँ से उसकी आय कैलकुलेट कर लेंगे। तो आय कितनी हो जाएगी हमारी? 7,565 गुणा 20/17। 70 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 67 और बचेगा कितना? 68 और बचेगा कितना हमारा? 8 और 17/85। दोबारा से देंगे 70 से कैंसिल आउट, 67/68 बचेगा हमारा कितना? 7 और यहाँ पर 76 हो जाएगा तो 67/68, ठीक है। बचेगा हमारा कितना? 8 और 17/85 आराम से कट जाएगा। और उतना जो हमारी आय आ जाएगी वो आ जाएगी 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 पंजे 10 और 8 1 9 और 2 चौक 8, यानी जो हमारी राशि होगी उसकी जो आय थी वो थी 8,900 रुपये। उसने इतने रुपए खर्च कर दिए तो बचत कितनी हुई? 8,900 में से 7,565 को हम रिड्यूस कर देंगे तो कितना? यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर कितना? 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 3
और यहाँ पर कितना बचा 1, यानी 1335 रुपये की बचत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12 जो हमारा सिंप्लीफिकेशन पे है, ये क्या है, 1 सही 1/2 का स्मॉल ब्रैकेट 3/4 डिवाइड बाई 7/8 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 डिवाइड बाई बिग ब्रैकेट 2 सही 4/5 माइनस करली ब्रैकेट 2/3 और ये डिवाइडेड स्मॉल ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज का मान ज्ञात करो। ऑप्शन दिया है 5 सही 1/28, 28 सही 1/5, 3 सही 1/27 और 9 सही 5/14। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3/2, ये का हो जाएगा। इसको हम जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट दिया इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, 3/4 है मल्टीप्लाई 8/7 हो जाएगा। तो 4 से 8 2 बार कटेंगे 6/7 हो जाएगा ये, प्लस 1/2 डिवाइडेड 5 दूनी 10 और 4 14 यानी 14/5 हो जाएगा ये, माइनस करली ब्रैकेट 2/3 डिवाइडेड स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करें तो 1/3 से 1/3 माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो प्लस का 1/2 है और माइनस का 1/4 है। तो ये कितना बचेगा, प्लस का 1/4 बचेगा। करली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर 3/2 का को हम सॉल्व कर लें तो मल्टीप्लाई 6/7, 2 से ये कटेंगे 3 बार प्लस 1/2 डिवाइडेड ये है 14/5 माइनस ये 2/3 और ये डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा 4, यानी ये बचेगा 8/3। इधर 3 का 3 बटे 9/7 हो जाएगा। ये 3 का 9, 9/7 प्लस 1/2 और ये डिवाइडेड यहाँ पर हम एलसीएम कितना लेंगे 15। तो 5 से 15 कितना आ जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 माइनस और 3 से ही 15 5 बार तो ये हो जाएगा 40। तो ये 9/7 प्लस 1/2 डिवाइडेड 2/15। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9/7 प्लस 1/2 और डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस में कन्वर्ट कर देंगे। क्रॉस यहाँ पर हो जाएगा 15/, हमारा हो जाएगा 15/2। तो ये हो जाएगा 9/7 प्लस 15/4। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 28। तो 9 से 36 प्लस 7 से 28 कितना 4 बार, 4 का 9 में गुणा हो जाएगा 9 तो 36 और 15 का ये नीचे 4 है 4 28 और यहाँ 7 बार जाएगा 15 7 105, ये आ जाएगा 105। 105 में 36 ऐड करें तो 141, 141/28 यानी 141/28 जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन दिया, वो ऑप्शन दिया हमारा ए, क्योंकि 5 सही 1/28 है तो 28 का बड़ा 5 में करता हूँ 140, ठीक है ना, और 140 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा +1 तो 141/28। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देते हुए बेचता है और 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो उसी अंकित मूल्य पर उसे कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसके लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे। ऑप्शन दिए 10%, 23%, 30%, 40%। यानी कि एक व्यापारी किसी वस्तु को बेच रहा है 30% की छूट पर, लेकिन फिर भी उसे लाभ 16 सही 2/3% का हो रहा है। अब वो बोल रहा है अगर वस्तु की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ा दिया जाए तो उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि हमारा लाभ परसेंटेज जो है वो सेम रहे। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं इसका जो हमारा अंकित मूल्य वो ए है, तो ए को कितने बेच रहा है वो 30% की छूट पे यानी 70% पे बेच रहा है। 70% का मतलब होता है 7/10 पर बेच रहा है, तब भी उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो 16 सही 2/3 का मतलब क्या है 50/3% यानी 50/300 यानी 1/6 का लाभ होता है, यानी 6 पर 1 का लाभ होता है। तो ये कॉस्ट प्राइस जो है उसका कितना हो जाएगा 7/6 यानी 6 पर 1 का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा 7/6%, 7/6 का रेशियो हो जाएगा। 6 पर 1 का लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस का 7/6 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे हम। 7 से 7 कैंसिल तो A/CP, ए फॉर अंकित मूल्य और CP माने कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 10/6 यानी कि 5/3। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 500/3 ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसका अंकित मूल्य कितना 500 और इसका CP कितना है 300। और उसने भी बोला अगर कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ा दिया जाए यानी जो हमारा न्यू CP है उसे हम CP डैश मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 330, क्योंकि 300 का 10% आएगा 30, तो अब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 330। ठीक है ना,
अब इस पर भी हमारा लाभ कितना होना चाहिए, 16/2/3% का ही लाभ मिले, यानी लाभ परसेंटेज हमारा सेम रहे। तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो 330 का 7/6, तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करें, 6×5 = 30 और 6×5 = 30 और 7 का मल्टीप्लाई 7 × 35 की 5 और 7 × 35 3 38, यानी कि जो हमारा नया CP आया था 330, उसको 385 रुपये में बेचें तो हमें वही लाभ मिलेगा जो पहले मिल रहा था, यानी कितना मिलेगा, 50/3% का लाभ मिलेगा, यानी 1/6 का लाभ मिलेगा। ठीक है। अब उसने बोला इस पर बेचने पर अंकित मूल्य पे कितनी छूट देनी चाहिए। अंकित मूल्य हमारा कितना था, 500 था। बस वस्तु का जो नया सेलिंग प्राइस है, यानी जो विक्रय मूल्य वो कितना आएगा, 385 रुपये। छूट कितने की देनी है हमें, 115 रुपये की देनी है। कितने पे देनी है, 500 रुपये पे देनी है। तो 100 पर कितनी, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 23 बार। 00 कैंसिल, 5 से 115 23 बार, यानी अब की बार अंकित मूल्य पे हमें 23% की छूट देनी है। तो हमारा जो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 385 रुपये। और हमारा जो लाभ का प्रतिशत है वो वही बना रहेगा जो पहले था। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आसान 14, यदि ए में 48,000 की धनराशि 12% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साहब ब्याज पर निवेशित की गई। योजना बी में 48,000 रुपये की राशि 15% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिए हमें 48:41, 41:45, 64:41, 45:41। ये क्वेश्चन देखने में इतना टफ है, इसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। हमसे क्या कहा गया, 48,000 रुपये 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा, 48,000 का 36% हो जाएगा ब्याज, 36/100। सिमिलरली दूसरा क्या, दूसरा रेशियो जिससे पूछा, 48,000 रुपये किससे हमने किए, 2 वर्ष के लिए किए और 15% के ब्याज, वही चक्रवृद्धि। तो 15% का हम सक्सेसिव इंक्रीजमेंट निकाल लेंगे 2 वर्ष के लिए। तो क्या होगा, 15 + 15 + 15 225/100, यानी ये 30 हो जाएगा। 30 पर 2.25 ऐड करोगे तो 32.25% हो जाएगा। यानी 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 32.25% का लग जाएगा। तो 48,000 का 32.25%, ये इनके ब्याज का रेशियो होगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 48,000 से 48,000 कैंसिल, तो ये 36/32.25 आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 3600/3225। इसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे किससे, 5 से। तो 5 × 7 = 35 और 5 × 10 = 720 बार, और 5 × 6 = 30 और 5 × 20 और 5 × 25, यानी 645 बार नीचे कटेगा और 720 बार। फिर एक बार 5 से काटेंगे तो 5 × 5 5 × 20 और 5 × 20, इससे काटेंगे 5 × 5 और यहाँ जाएगा 5 × 10 और 5 × 45, ये हो जाएगा 140, नीचे हो जाएगा 129। अब किससे काटेंगे इसे, अब 3 से, तो 3 × 12 और 3 × 8 = 24 और 3 से 3 × 12 और 3 × 9, ये आ जाएगा 48/43, यानी 48/43। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 48/43। तो ऑप्शन ए हमारा। नंबर 15, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल का 7 गुना है। ऑप्शन दिए मैं 8√7, 4√10, 12√10 और 16√7। जो हमारा RW का टेस्ट है उसमें ये ऑप्शन दिया है 16√17, जो हमारा गलत है। एक्चुअल में ये आंसर जो करेक्ट है वो है 16√7। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछिए जिसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग। तो 16 सेंटीमीटर विकर्ण दिया किसी वर्ग का, तो इसका हम पहले देखते हैं भुजा कितनी हो जाएगी। तो विकर्ण होता है हमारा 2a², तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, वो किसका होगा, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि तो 2a² हमारा कितना आ जाएगा, 256। तो a² हमारा कितना आ जाएगा, 128। और किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी जो पहले वाला वर्ग दिया है उसका क्षेत्रफल हमारा कितना है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और जो जिस वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी गई है उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 7 गुना है। तो a' हमारा कितना है, 7a। तो 7 × 128, ये नया हमारा क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है। तो उसकी भुजा हम मान लेते हैं a1। तो a1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 × 128। तो हमें a1 निकालनी है, यानी a1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर में 7 × 128, क्योंकि हमारा एरिया कितना था, 7 × 128, 7 गुना है इस छोटे वाले वर्ग का।
तो बड़े वाले वर्ग की हमारी जो भुजा होगी वो क्या होगा, A1 मान ली, तो A1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 128। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 128 के हम फैक्टर करेंगे, तो 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर से 4 से ही काट देंगे 8 बार, और ये 4 से 2 बार, और ये 2 से। तो जो हमारा A1 आएगा वो A1 हमारा कितना आ जाएगा, 7 और 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2, तो A1 हमारा आ जाएगा 4 का एक हमारा पेयर बाहर आ जाएगा, और ये 4 है, 4 का इसमें से 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, और रूट में हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर। तो A1 जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 8 रूट 14। ये हमारे बड़े वाले वर्ग की भुजा आ गई, और बड़े वाले वर्ग के हमसे क्या पूछा गया, विकर्ण पूछा गया। तो इसका विकर्ण कितना होगा, √2A1 हो जाएगा विकर्ण। विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, √2A1। तो जैसे ही √2 का आएगा मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 8। 28 को हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे 7 × 4, तो 4 का 7 वो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई √7, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16√7 सेंटीमीटर। एक बार इसे हम फिर से देखते हैं, 28 के हमने फैक्टर करेंगे 4 मल्टीप्लाई 7, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16√7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो बड़ा वाला वर्ग था उसका विकर्ण कितना आ जाएगा, 16√7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। लेकिन RW टेस्ट में ये ऑप्शन हमारा कितना दिया, 16√17, जो हमारा इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 16√7। तो ये था हमारे आज के RW के मैथ के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जो हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आज मॉक टेस्ट हुआ था, और मैंने आपको ये प्रॉपर सॉल्यूशन दिया। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।